हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं एसपी का चैप्टर नंबर 4, दैट इज द इशू ऑफ डिवेंचर। सो इन द चैप्टर नंबर 3 वी हैव स्टडी व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। देखो हमने शेयर्स के इशू करने के प्रोसीजर बताए थे। सो देखो अभी क्या होता है, कंपनी के जो सोर्स ऑफ फंड है, दे आर द टू सोर्स ऑफ फंड, यू आर नो अबाउट दैट। दे आर द टू सोर्स ऑफ फंड, इशू ऑफ अ शेयर्स एंड द इशू ऑफ अ डिवेंचर, मतलब ओन फंड एंड बोरोड फंड। सो हमने इसके पहले कंप्लीट किया बच्चों ओन फंड के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं borrowed fund, that is a debenture. How the debenture issued the public? Mostly देखा जाए डिवेंचर और शेयर्स मोस्टली बच्चों सेम टू सेम होते हैं, बट डिफरेंस इज दैट डिवेंचर इज अ borrowed fund, it is a loan, so there is a slight different procedure applicable in the case of issue of debenture. So today I am going to start issue of a debenture and their procedure. So देखो company prefer the issuing the debenture to the raise the fund as they can be repaid after the longer period. देखो मोस्टली कैसा होता है, डिवेंचर जो होता है इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड। देखो लोन के मैंने बताया था दे आर द थ्री टर्म्स लोन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। सो डिवेंचर इज दैट पार्ट ऑफ द बोरोड फंड विच नीड नॉट बी पे इमीडिएटली। आपको तुरंत उसको पे करने की जरूरत नहीं है, यू शुड बी पे इट, रीपे इट आफ्टर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कंपनी को उसका पैसा क्या है, डिवेंचर होल्डर का पैसा जल्दी से रिटर्न नहीं करना। ये लॉन्ग टर्म फंड है, डिवेंचर कैसा है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है। तो कंपनी के लिए क्या आता है, काफी समय मिल जाता है टू कलेक्ट द फंड विच इज रेज बाय द इशू ऑफ अ डिवेंचर्स, और उसको रिपे करने के लिए उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। दैट्स व्हाई द कंपनी इशू द प्रेफरिंग टू इशू द डिवेंचर्स। अ कंपनी कैन मेक द पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर ओनली। देखो पब्लिक कंपनी कब डिवेंचर पब्लिक को इशू कर सकती है। देखो डिवेंचर के बारे में हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा है, डिवेंचर, उसके फीचर्स, उसके टाइप्स, ठीक है, ये सब हमने कंप्लीट किए बच्चों। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट हाउ द कंपनी इशू द डिवेंचर। सो पब्लिक कंपनी, व्हेन पब्लिक कंपनी अलाउ टू इशू द डिवेंचर टू द पब्लिक, व्हेन the company or its promoter or its director have not been prohibited from the accessing the security market by the SEBI। देखो अभी देखो जो प्रमोटर है, जो कंपनी का फाउंडर पर्सन है, और जो डायरेक्टर्स है, ही इज नॉट प्रोहिबिटेड। उसको प्रोहिबिट मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। किसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिक्योरिटी मार्केट मींस और शेयर मार्केट, और बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका क्या होता है, शेयर मार्केट पे कंट्रोल होता है। तो सेबी ने क्या किया, सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर कोई भी ऐसा प्रोहिबिशंस नहीं किया है कि कंपनी को डिवेंचर इशू करने के लिए डिसअलाउ करना है। तो अगर ऐसा प्रोहिबिशन नहीं रहेगा, सो देन ओनली दे कैन बी इशू द डिवेंचर टू द पब्लिक। सो कंपनी और इस प्रमोटर और इस डायरेक्टर हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड, मतलब रिस्ट्रिक्टेड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज थ्रू द सेबी। सेबी क्या कर, सेबी को कौन, सेबी देखो किसको कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करता है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी। तो सेबी ने किसको डायरेक्शन दिया है, शेयर मार्केट को, और शेयर मार्केट ने फिर क्या किया है, मिस सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनी या उसके प्रमोटर को अगर रिस्ट्रिक्शन किया है तो तब वो इशू नहीं कर पाएगा। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं किया है सो वो क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। दूसरा, अ कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन डिक्लेयर एज अ willful defaulter or has not defaulted in the repaying the any principal or interest on any debt security for the period more than 6 months। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो कंपनी खुद या कंपनी का प्रोमोटर या कंपनी का डायरेक्टर, ही दे आर नॉट अ डिफॉल्टर। डिफॉल्टर मतलब उन्होंने कोई भी ऐसा डिफॉल्ट नहीं किया है, विलफुल मतलब जानबूझ के डिफॉल्ट नहीं किया, इंटेंशनली कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, या फिर उन्होंने किसमें डिफॉल्ट नहीं किया है, दे आर नॉट डिफॉल्टेड इन रिपेइंग द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन एनी डेब्ट सिक्योरिटी। मतलब इसके पहले भी अगर कंपनी या उसके प्रमोटर ने या डायरेक्टर ने, कंपनी ने लोन लिया है तो उसके प्रिंसिपल और उसके इंटरेस्ट को रीपे करने में उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया। मतलब पिछला जो लोन है, कंपनी ने इसके पहले अगर कभी लोन लिया होगा तो वो पैसा उन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया। डिफॉल्ट नहीं मतलब उसको रीपे करने में डिफॉल्टिंग नहीं किया, मतलब उसका पैसा डुबाया नहीं है। इन सिंपल वर्ड में बोला जाए कि पिछले लोन का पैसा उसने नहीं डुबाया, उसका कोई उसको डिफॉल्ट नहीं है। तो ऐसी कंपनी का जो डायरेक्टर प्रमोटर वो क्या करता है, डिवेंचर इशू कर सकता है। तो पहला मैंने क्या बोला, सेबी ने प्रोहिबिशन नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या बोला, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टर और सेबी का प्रोहिबिशन अगर नहीं रहेगा तो वो कंपनी पब्लिक को डिवेंचर इशू कर सकती है। So in this chapter we will be learn about the various regulations or provision relating to the issue of debenture and procedure for issue of debenture। तो ये लेसन में क्या करेंगे, प्रोविजन और प्रोसीजर्स, मतलब हाउ द डिवेंचर इशूड, उसके प्रोविजन मतलब रूल्स,
हाँ रूल्स रेगुलेशंस क्या है, हाँ उसके बाद उसके प्रोसीजर, मतलब उसको जो रूल्स और रेगुलेशन उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, प्रोसीजर। जैसे हमने शेयर्स के प्रोविजन पढ़े थे, देखो अलॉटमेंट ऑफ शेयर के प्रोविजंस, उसके प्रोसीजर पढ़े थे। लाइकवाइज दैट हियर आल्सो there is a provision or procedure for the issue of debenture. Provision means what? Rules, and procedure means what? Step by step follow of the rules for the issue of debenture. So first question, regulation governing issue of the debenture. Regulation मतलब that is a provision, regulation मतलब rules, गवर्निंग मतलब कंट्रोलिंग इश्यू ऑफ द डिवेंचर, मतलब डिवेंचर को इशू करने से उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है। तो यहाँ पे कौन से रूल्स है? द कंपनी इशूइंग द डिवेंचर हैज टू कॉम्प्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ये न्यू एक्ट है। कंपनी शेयर्स कंपनीज रूल्स 2014, जो कंपनी का रूल्स है 2014, वो रूल्स किससे रिलेटेड है? शेयर कैपिटल और डिवेंचर से रिलेटेड जो रूल्स है 2014 उसे फॉलो करना है, और आरबीआई के गाइडलाइंस, आरबीआई के रूल्स को फॉलो करना है, एंड सेबीज वेरियस रेगुलेशन। ठीक है, तो इनके जो रेगुलेशंस है कैसे कैसे अप्लाई होते हैं देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट कौन से, कंपनी एक्ट में कौन से रूल देखो, वोटिंग राइट से रिलेटेड रूल्स है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर के रूल्स है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के रूल्स है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के रूल्स है, डिवेंचर सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजोर्ट डीआरआर के बारे में रूल्स है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी एंड कैन अप्रोच एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, impose the restrictions, punishment, कॉन्ट्रवेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द दिस एक्ट, मतलब ये ऊपर के जितने भी रूल्स है उसको अगर वो कंपनी डिवेंचर को इश्यू करते हुए ब्रेक करती है तो उसके ऊपर क्या पनिशमेंट है। ये 9 रूल्स किससे रिलेटेड है? कंपनी एक्ट में दिए हुए डिवेंचर से रिलेटेड। उसके बाद दूसरा जो रूल्स है कंपनीज रूल्स 2013, हाँ जो कंपनी का जो रूल्स है 2014, अभी हमने 2014 देखा ना, कंपनी रूल्स 2014, ठीक है 2014, यहाँ पे 2013 रॉन्गली लिखा है, सो 2014 रहेगा। तो उसमें क्या है? टेन्योर ऑफ सिक्योर डिवेंचर, किसके बारे में? टेन्योर ऑफ सिक्योर, क्रिएट द चार्ज ऑन द एसेट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी एंड क्रिएट द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और उसके बाद सेबीज रेगुलेशन और सेबी के रूल्स। तो सेबी के रूल्स क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिलेटेड है, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन है, एंड अंडर राइटिंग एंड क्रेडिट रेटिंग, ऐसे 4 रूल्स सेबी के। टोटल मिला के अपने को कितने रूल्स हो गए? देखो 17 रूल्स हो गए, 9 रूल्स इसके, 4 रूल्स इसके, 4 रूल्स इसके। तो हम स्टार्ट करते हैं, आज वही रूल्स पढ़ेंगे। सो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 फॉर द इश्यू ऑफ द डिवेंचर विच इज कॉम्प्लाइड बाय द कंपनी, जिसे कंपनी ने कॉम्प्लाई करना है, फॉलो करना है। तो पहला रूल्स है नो वोटिंग राइट। तो इस कंपनी एक्ट 2013 में ऐसा बताया बच्चों, द कंपनी कैन नॉट बी इशू द डिवेंचर विच हैविंग द वोटिंग राइट, ऐसे डिवेंचर कंपनी इशू नहीं कर सकती है जिसको वोटिंग करने का राइट्स हो। कंपनी कैन नॉट इशू द डिवेंचर विद द वोटिंग राइट, डिवेंचर और द क्रिएटर ऑफ कंपनी। क्यों? क्योंकि डिवेंचर कंपनी के क्रिएटर्स आपने वोटिंग किस लिए करते हैं बच्चों? डिसीजन लेने के लिए। तो मेरा जो जिसने मुझको कर्जा दिया है वो क्या मेरे कंपनी का डिसीजन लेगा? क्या नहीं ले सकता है। समझो अभी मैंने बैंक से लोन लिया है तो बैंक मेरे कंपनी का डिसीजन नहीं लेगा, मैं मालिक हूं, मैं डिसीजन लूंगा। मालिक कौन है कंपनी का? शेयर होल्डर, वो डिसीजन ले सकता है, उनको वोटिंग करने का राइट्स है। एंड डिवेंचर होल्डर इज नॉट ओनर, वो मालिक नहीं है, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, सो दे आर नॉट एंजॉय द वोटिंग राइट एंड सो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट एक्सेप्ट द मैटर अफेक्टिंग देम। सिर्फ उनसे रिलेटेड मैटर में वोट करेंगे, अदरवाइज दे कैन नॉट बी वोट इन द मैटर ऑफ द कंपनी। मतलब उनसे रिलेटेड कोई मुद्दे पर अगर बात हो रही है तो उसमें वोट करके वो डिसीजन ले सकते हैं, बट the matter related to the company management they cannot be interfere in that because they are not a owner, they are the creator of the company। तो पहला रूल्स क्या है? कोई भी कंपनी ऐसे डिवेंचर इशू नहीं करेगी जिसको वोटिंग करने का राइट्स हो। ठीक है, इसका मतलब डिवेंचर को वोटिंग करने का राइट्स नहीं है। दूसरा, टाइप्स ऑफ डिवेंचर, कंपनी वही डिवेंचर इशू करेगी जिसको किसने अलाउड किया है? कंपनी के एक्ट 2013 में। तो कंपनी कौन से डिवेंचर इशू कर सकती है? सो कंपनी कैन इशू द सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिवेंचर एंड फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। देखो कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है? सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड बहुत सेफ होते हैं डिवेंचर, जिसको हम क्या करते हैं? एसेट्स को गिरवी रख के लेते हैं, और अनसिक्योर्ड डिवेंचर भी इशू कर सकती है। या फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल और फुल्ली कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर भी इशू कर सकती है। ठीक है, फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल में 2 टाइप है, फुल्ली कन्वर्टेबल एंड पार्टली कन्वर्टेबल। ठीक है, कन्वर्ट मतलब द डिवेंचर विच इज कन्वर्ट द इक्विटी शेयर। हमने ऑलरेडी सारे डिवेंचर के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। ठीक है, सेकंड लेसन जब मैंने स्टार्ट किया था उसमें टाइप्स ऑफ डिवेंचर के बारे में पता है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डिवेंचर। सो टू इशू द कन्वर्टेबल डिवेंचर स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास इन द जनरल मीटिंग। देखो कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होते हैं? द डिवेंचर विच इज कन्वर्ट टू इक्विटी शेयर्स।
तो इक्विटी शेयर्स को इफेक्ट करता है वो डिवेंचर। तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा तो कल को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे कि नहीं। समझो डिवेंचर होल्डर है, उसने अपने शेयर को, अपने डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया, तो डिवेंचर होल्डर अब क्या बन जाएगा, इक्विटी शेयर बन जाएगा, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे। तो इक्विटी शेयर को पहला जितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलता था अभी कम मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर शेयर होल्डर बढ़ गए। तो इसके लिए शेयर होल्डर से पूछना कंपलसरी है। और शेयर होल्डर से कहाँ पूछते हैं हम, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ दी शेयर होल्डर्स। तो उस जनरल मीटिंग में हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, मीन्स रेजोल्यूशन द डिसीजन दैट रिक्वायर्ड द 75% मेजोरिटी ऑफ वोट, मतलब 75% मेजोरिटी ऑफ वोट से हम डिसीजन पास करेंगे शेयर होल्डर की मीटिंग में। जनरल मीटिंग और शेयर होल्डर्स मीटिंग मीन्स इन शॉर्ट बोला जाए तो कन्वर्टेबल डिवेंचर को इश्यू करने के लिए हमको शेयर होल्डर से परमिशन लेना है और 75% शेयर होल्डर हाँ बोलने चाहिए, ठीक है। ऑल द डिवेंचर आर रिडीमेबल इन नेचर, और बाकी सारे डिवेंचर क्या होते हैं, रिडीमेबल। मोस्टली कंपनी इरिडीमेबल डिवेंचर इशू नहीं करती। इरिडीमेबल डिवेंचर होते हैं लेकिन इशू नहीं करती। रिडीमेबल मतलब पे बैक। डिवेंचर कभी परमानेंट नहीं होता, वो रिडीम होता है। रिडीम मतलब टेम्पोररी, उसका एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसके बाद उसे वापस करना है। समझ में आया। तो इन शॉर्ट बोला जाए सो कंपनी इशू कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड रिडीमेबल डिवेंचर। इरिडीमेबल भी होता है लेकिन वो डिवेंचर मोस्टली इशू नहीं किया जाता क्योंकि वो परमानेंट हो जाता है। तो कंपनी कभी भी परमानेंट बेस पे लोन नहीं लेती, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ डिवेंचर, सो कंपनी कैन इशू ओनली issue the secured, unsecured, fully, partly convertible and non-convertible debenture, and they also can be issue the redeemable debenture. उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। देखो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिडम्पशन, देखो जब हम क्या करते हैं डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, हम एक्चुअली इंटरेस्ट क्या करते हैं, हम एक फिक्स पीरियड पे रिपे करते हैं या फिर क्या होता है रिडम्पशन के टाइम पे भी रिपे करते हैं। जैसे डिवेंचर क्या है, ये बॉरोड फंड है, कंपनी उसमें क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। तो जो इंटरेस्ट है आप चाहे तो पीरियडिकली पे करो, हर महीने महीने इंटरेस्ट पे करो, हर 3 महीने में पे करो, 6 महीने में पे करो या साल में पे करो, या फिर मैच्योरिटी पे करो। मैच्योरिटी मतलब जिस दिन डिवेंचर को रिडीम करना उस दिन पे करो। सो कंपनी शैल बी रिडीम द डिवेंचर एंड पे द इंटरेस्ट एज पर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू। तो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से अगर हर महीने मैंने इंटरेस्ट दे रहा है तो हर महीने मैंने इंटरेस्ट देगा, या फिर क्या होगा रिडम्पशन के टाइम पे देगा, जैसा उसका टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू। जब मैं डिवेंचर पब्लिक को इशू करता हूं, मैं कंपनी हूं, मैं पब्लिक को डिवेंचर इशू करते हो उसी टाइम बच्चों में बता देता हूं कि आपका जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है मैं कैसे दूंगा। अगर मैं मंथली देना तो मंथली दूंगा, क्वार्टरली देना तो क्वार्टरली दूंगा, हाफ ईयरली और ईयरली ऑन दी मैच्योरिटी, या तो फिर मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी में जब क्या होता है डिवेंचर को रिडीम किया जाता है, मतलब रीपे किया जाता है। समझा। सो कंपनी शैल बी रिडीम द डिवेंचर एंड पे द इंटरेस्ट एज पर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ इशू। डिवेंचर सर्टिफिकेट, देखो जैसे शेयर्स का शेयर सर्टिफिकेट है वैसे यहाँ पे डिवेंचर का डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है। इट इज अ प्रूफ दैट द सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हेल्ड द डिवेंचर इन द कंपनी। तो रूल्स क्या है उसके लिए, कंपनी इशू द डिवेंचर सर्टिफिकेट टू द डिवेंचर होल्डर विद इन 6 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। जैसे देखो वहां पे जब हम क्या कहते हैं शेयर्स पब्लिक को इशू करते हैं तो शेयर्स को पब्लिक इशू करते 3 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है। वैसे यहाँ पे कितने महीने के अंदर डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, 6 months के अंदर डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। सो दिस द डिवेंचर सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे देखो कंपनी का साइन है, इट इज साइन बाय द 2 डायरेक्टर, चेयरमैन ने साइन किया, 2 डायरेक्टर ने साइन किया है, ठीक है, और सेक्रेटरी ने साइन किया। चेयरमैन, डायरेक्टर और सेक्रेटरी, ऐसे 3 लोगों ने साइन किया है। सेम यहाँ पे कंपनी का सील है, यहाँ पे कंपनी का स्टैंप रहता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कितने डिवेंचर उसने परचेस किए वहाँ लिखे हैं, ठीक है, उसका डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। सेम इज लाइक द शेयर सर्टिफिकेट, सिर्फ यहाँ पे डिवेंचर का नाम है। देखो देखो कौन सा डिवेंचर इशू किया है, डिवेंचर नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है, ऐसा है, जिंदाल कंपनी का है ये, ठीक है। सो डिवेंचर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट टू टाइटल, a documented title of debenture held in the company and issued by the company under its common seal. It's signed by the two director and secretary, ठीक है। सो फिफ्थ क्या है, क्रिएट द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अभी देखो डिवेंचर क्या है, ये डेप्ट फंड है, ये डेप्ट है, कर्जा है। अभी समझो मैंने किसी से कर्जा लिया तो क्या कंपल्सरी उसे रिपे करना ही करना है, उसको मैं परमानेंटली मेरे पास नहीं रह सकता। तो वैसे कंपनी के लिए भी डिवेंचर क्या है, एक लोन है और उसको रिडीम करना है। रिडीम मतलब पे बैक करना है। तो पे बैक कैसे करेंगे, समझो अभी मैंने मेरे दोस्त से 1 लाख रुपए कर्जा लिया, उसको मैंने बोला भाई तेरे को मैं 1 साल के बाद पैसा वापस दूंगा, तो उसके लिए मेरे को पैसा जमा करना पड़ेगा ना। 1 लाख रुपए जो उसका मुझे 1 साल तक जमा करके रखना पड़ेगा। जैसे 1 साल कंप्लीट होगा तो मैं उसको रीपे करूंगा, नहीं क्या 1 साल में मेरे को लॉटरी लगेगा तो मैं रीपे करेगा, ऐसा नहीं है।
तो मुझे क्या ना हर बार पैसा जमा करना, उसको होते हैं क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन। तो वैसे कंपनी भी क्या करती है, पैसा जमा करती है, फंड जमा करके रखती है। जो लोन का पैसा है वो जमा करके रखती है, जब लोन का मैच्योरिटी डेट आएगा, मतलब उसका रिपेमेंट करने का डेट आएगा, उस दिन उससे पैसा वापस कर देगी। समझ में आया कि नहीं? सो कंपनी हैज टू क्रिएट द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कंपनी अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, सबसे ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से कंपनी टैक्स पे करती है, टैक्स पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट है उसमें से क्या करती है, कंपनी डिविडेंड देती है शेयर होल्डर को। तो उस डिविडेंड वाले प्रॉफिट से वो चाहे तो उस डिविडेंड वाले प्रॉफिट में से वो क्या क्रिएट करती है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर को रिपेमेंट करने वाला रिजर्व। ठीक है, रिडम्पशन मतलब रीपे करने वाला, वो रिजर्व क्रिएट करती है। तो हर साल के प्रॉफिट में से जमा करते करते हैं, समझो अभी डिवेंचर मैंने 10 साल के लिए इशू किया है, तो हर साल मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में जमा करते जाऊंगा। 10 साल तक मेरे पास पूरे पैसे जमा हो जाएंगे। जैसे 10वां साल कंप्लीट होगा, मेरे पास पैसे जमा हो गए फंड में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो फंड में डेप्ट फंड दिख रहा है, डेप्ट मतलब डिवेंचर लोन, तो उसका फंड यहाँ पे जमा हो गया, बाद में इसी में से पैसा निकाल के मैं उसको रिपे कर दूंगा। समझ में? सो कंपनी हैज टू क्रिएट द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व account out of the profit of a company available for the payment of dividend. This money can be used only for redemption of debenture. ये जो पैसा है सिर्फ डिवेंचर को रिडम्पशन करने के लिए यूज होगा। समझ में? ये फ्री रिजर्व नहीं हो गया, ये क्या हो गया, स्पेशल रिजर्व हो गया। ये सिर्फ डिवेंचर को रिपे करने के लिए फंड यूज होगा। समझो अभी मुझे 1 लाख के डिवेंचर 5 साल में रिपे करने हैं, तो हर साल में कितना जमा करूंगा, 20-20 हजार रुपया जमा करूंगा प्रॉफिट में से। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, 20-20 के हिसाब से कितना होगा, 1 लाख जमा होगा, तो मैं रिपे कर दूंगा। एक एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने। तो इस तरह से हम फंड जमा करते हैं। एज पर कंपनी शेयर्स कैपिटल एंड डिवेंचर अमेंडमेंट रूल्स 2019, MCA मीन्स कंपनी का जो बोर्ड है हैज रिमूव द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर द लिस्टिंग कंपनी। जो कंपनी लिस्टिंग है ना, उसको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो इनको क्या है, DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनको क्या है, DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इट इज नाउ रिमूव। ठीक है, तो कौन करेगा, जो अनलिस्टेड कंपनी है और जो इसके अलावा जो अदर कंपनीज है वो DRR क्रिएट करेगी। किसके लिए क्रिएट करेगी, टू रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर। तो देखो, रिमूवल ऑफ DRR फॉर लिस्टेड कंपनी, NBFC, HFC मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, सो क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। समझ में आया? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व ये एक फंड है जो हम हर साल के प्रॉफिट में से साइड में जमा करते हैं। किसके लिए, फ्यूचर में डिवेंचर का पैसा रिपे करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। देखो, जैसे अभी शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, उनका कंपनी में पावर होता है, उनके पास वोटिंग पावर होता है। लेकिन डिवेंचर को वोटिंग करने का पावर नहीं है। लेकिन डिवेंचर भी तो फंड दे रहा है कंपनी को। तो अभी देखो, शेयर होल्डर के पास वोटिंग करने का पावर है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, हर एक डिसीजन उसके फेवर में ले सकता है। तो डिवेंचर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है, तो डिवेंचर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन होता है, डिवेंचर ट्रस्टी। ट्रस्टी पर्सन होता है जो क्या करता है, डिवेंचर को प्रोटेक्ट करता है। समझो हम सब डिवेंचर होल्डर है, हमने कंपनी को लोन दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे। ट्रस्टी क्या करेगा, हमारे लोन के पैसे को प्रोटेक्ट करेगा, कंपनी को वो पैसा मिसयूज करने नहीं देगा, उनका सही इस्तेमाल करने देगा। अभी समझो मैंने कंपनी को लोन दिया और कंपनी ने क्या किया, अपना कोई मशीन मेरे पास क्या किया, गिरवी रख दिया, सिक्योर लोन था, और कंपनी ने क्या किया, वही मशीन फिर दूसरे को भी सिक्योर कर दिया, वही मशीन तीसरे को सिक्योर कर दिया। कंपनी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हम लोग तो कंपनी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करें, बिकॉज वी आर द डिवेंचर होल्डर। तो ऐसे टाइम पे कंपनी का ट्रस्टी होता है जो ये सब चीज देखता है। समझा? इफ द कंपनी इज द प्रोस्पेक्टस इनवाइट्स मोर देन 500 पीपल्स आइदर पब्लिक और इट्स मेंबर, कंपनी हैज टू अपॉइंट द वन और मोर डिवेंचर ट्रस्टी। समझ में? ट्रस्टी को कब अपॉइंट करना है, जब कंपनी 500 से ज्यादा, मोर देन 500 से ज्यादा पब्लिक को क्या इशू कर रही है, प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस किस लिए होता है, इट्स इन्विटेशन टू द पब्लिक टू परचेज द शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ कंपनी। कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर को परचेस करने के लिए जो हम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक को इशू करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रॉस्पेक्टस। तो मैंने कितने लोगों को इशू करना चाहता हूं, 500 लोगों को। तो 500 या उससे ज्यादा मैं पब्लिक को इशू दे रहा हूं या फिर मेरे खुद के मेंबर को दे रहा हूं, तो उस टाइम पे डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना कंपल्सरी, कंपनी कम से कम एक या उससे ज्यादा ट्रस्टी को हम अपॉइंट करेंगे। सो डिवेंचर ट्रस्टी करता क्या, देखो, डिवेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर ट्रस्टी क्या होता है, डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट मतलब राइट, अधिकार, उनके पावर, उनके बेनिफिट को प्रोटेक्ट करता है। समझे? जैसे डिवेंचर होल्डर है, अगर वो सिक्योर्ड है तो उसको एसेट्स को बेच के पैसा रिकवर करने का राइट्स है।
तो उसको प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है? डिवेंचर ट्रस्टी। कंपनी हैज टू अपॉइंट द ट्रस्टी बाय एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द देम कॉल्ड एज ट्रस्ट डीड। देखो इस तरह से ट्रस्ट डीड बनता है। डीड मतलब एग्रीमेंट। डिवेंचर ट्रस्टी और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा जिसको बोलते हैं ट्रस्ट डीड, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे। डिवेंचर होल्डर के क्या क्या, ट्रस्टी के क्या क्या राइट्स है, ट्रस्टी कौन से मैटर में इंटरफेयर करेगा, कंपनी को कौन से मैटर में रिस्ट्रिक्शन करेगा, मतलब सारे राइट्स पावर ट्रस्टी के वहां पे लिखे होते हैं। ट्रस्टी वही मैटर में इंटरफेयर करेगा। समझ में? सो डिवेंचर ट्रस्टी को कैसे अपॉइंट करते हैं? थ्रू द ट्रस्ट डीड। दोनों कंपनी और ट्रस्टी दोनों इसको साइन करते हैं इस डीड को और उसका अपॉइंटमेंट होता है। तो ट्रस्टी का काम कौन कर सकता है? बैंक कर सकता है, कोई भी मर्चेंट बैंक कर सकता है। ठीक है, तो बैंक मोस्टली क्या होता है? बैंक को हम क्या अपॉइंट करते हैं? ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सो अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। सो इसमें क्या बताया? सो कंपनी शुड बी अपॉइंट डिवेंचर ट्रस्टी व्हेन इट इनवाइट द प्रोस्पेक्टस फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर मोर देन 500 पीपल्स। ठीक है, एंड डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड बाय द ट्रस्ट डीड। डिवेंचर ट्रस्टी कैन बी अप्रोच एनसीएलटी। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मतलब विधि मतलब रूल्स, लॉ ट्रिब्यूनल। तो उसको क्या करता है? कब उसे अप्रोच करता है? अप्रोच मतलब रिक्वेस्ट करता है। डिवेंचर ट्रस्टी हैव टू रिड्रेस द ग्रेवेंस ऑफ डिवेंचर होल्डर। देखो डिवेंचर ट्रस्टी को किस लिए अपॉइंट किया है? डिवेंचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। कल को समझो अभी कंपनी क्या कर रही है? डिवेंचर के अगेंस्ट में कोई फैसला ले रही है। क्या कर रही है? डिवेंचर के अगेंस्ट में। हमने डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया, लेकिन कंपनी क्या कर रही है? अगेंस्ट में फैसला ले, मतलब उसके विरोध में फैसला ले रही है, मतलब हमारे हक में फैसला ले रही है, डिवेंचर के हक में फैसला है, उसके अगेंस्ट में फैसला ले रही है। तो उस टाइम पे डिवेंचर ट्रस्टी का काम है हमें प्रोटेक्ट करना। तो उस टाइम पे डिवेंचर ट्रस्टी क्या करेगा? अगर कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, बोलेगा भाई कंपनी आप लोग क्या कर रहे हो? डिवेंचर होल्डर के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो। कंपनी अगर नहीं सुनती है तो उस टाइम पे वो कहाँ पे जाएगा? कंपनी के लॉ ट्रिब्यूनल में जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सो डिवेंचर ट्रस्टी हैव टू रिड्रेस मतलब क्या करना? कंप्लेन करना। ग्रेवेंस मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, रिड्रेस द ग्रेवेंस ऑफ डिवेंचर होल्डर, मतलब जो डिवेंचर होल्डर के ग्रेवेंस है मतलब कंप्लेंट्स है, उसको रिड्रेसल मतलब सॉल्यूशन, मतलब कंप्लेंट का सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा? लेने के लिए कहाँ जाएगा वो? डिवेंचर ट्रस्टी हैव टू रिड्रेस द ग्रेवेंस ऑफ डिवेंचर होल्डर, मतलब डिवेंचर होल्डर के कंप्लेंट को सॉल्व करने का काम किसका है? डिवेंचर ट्रस्टी का है। So if the company default in repaying the principal amount on the maturity or default in the paying the interest thereon, the debentures trustee can be approached the national company law tribunal for the redressal। ठीक है, मतलब क्या करता है? जैसे आप समझो कि डिवेंचर होल्डर के साथ क्या किया कंपनी ने? डिवेंचर होल्डर ने को ना तो कंपनी ने उसका प्रिंसिपल अमाउंट दिया, ना तो टाइम पे उसका इंटरेस्ट दिया। ठीक है, ये सब डिफॉल्टिंग किसने किया? कंपनी ने किया। तो उस टाइम पे उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? डिवेंचर ट्रस्टी का। तो डिवेंचर ट्रस्टी क्या करेगा? अगर कंपनी ऐसा करती है डिवेंचर के साथ, तो डिवेंचर ट्रस्टी क्या करता है? अपने डिवेंचर होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए किधर अपील करेगा? कंपनी के लॉ ट्रिब्यूनल में। किसके लिए करेगा? रिड्रेसल। मतलब क्या? कंप्लेंट की सुनवाई करने के लिए, मतलब उनको न्याय देने के लिए। सो एनसीएलटी कैन डायरेक्ट द डिफॉल्टिंग कंपनी। फिर एनसीएलटी क्या करेगा? पूरे केस को चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर उसको देखता है कि कंपनी डिफॉल्टर है, तो ये जो एनसीएलटी है वो क्या करेगा? कंपनी को डायरेक्शन देगा, डायरेक्ट देगा, बोल डिफॉल्टिंग कंपनी टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। समझ में? तो डिवेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच टू एनसीएलटी। तो डिवेंचर ट्रस्टी एनसीएलटी को कब अप्रोच करेगा? व्हेन कंपनी इज डिफॉल्टिंग इन रीपेमेंट ऑफ द लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर इन सच अ टाइम द डिवेंचर ट्रस्टी गो टू द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड अपील फॉर द कंपनीज डिफॉल्टर एंड the company law tribunal check the all the situation and can be direct the company, give the direction of the company to repay the principal amount with the interest। समझ में? तो एक क्या कर सकता है? डिवेंचर ट्रस्टी को क्या अधिकार है? कंपनी के लॉ ट्रिब्यूनल में अपील करने का राइट्स है। इम्पोज द रिस्ट्रिक्शंस। तो कंपनी का लॉ ट्रिब्यूनल करता क्या है? व्हेन द डिवेंचर ट्रस्टी इज ऑफ द ओपिनियन दैट एसेट्स ऑफ कंपनी इनसफिशिएंट or likely to be become a insufficient to redeem the principal amount of debenture, it may approach the NCLT। देखो अभी हमने बताया ना कि अगर कंपनी क्या कर सकती है? डिवेंचर होल्डर का पैसा रिपे नहीं कर पा रही है, इट्स नॉट एबल टू रिपे द अमाउंट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर का जो लोन का पैसा रिपे नहीं करी, या तो इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही है? बिकॉज देयर एसेट्स, द एसेट्स ऑफ कंपनी इज इनसफिशिएंट, मतलब कंपनी के एसेट्स सफिशिएंट नहीं है, कंपनी के पास एसेट्स बहुत कम है, मतलब जो कंपनी के जो एसेट्स है वो कम है किसके लिए? लोन को रिपे करने के लिए। तो ऐसे टाइम पे कंपनी का जो डिवेंचर ट्रस्ट है गो टू द एनसीएलटी। फिर एनसीएलटी क्या करेगा?
एनसीएलटी कैन ऑर्डर द कंपनी टू रिस्ट्रिक्ट द इनकरिंग फर्दर लायबिलिटी। फिर उस टाइम पे कंपनी का जो लॉ ट्रिब्यूनल है कंपनी को बोलेगा भाई तू डिवेंचर होल्डर का पैसा रिपे कर, और रिपे करने के लिए तेरे पास एसेट्स नहीं है तो तू क्या करेगा, कंपनी का लॉ ट्रिब्यूनल कंपनी को बोलेगा यू आर रिस्ट्रिक्टेड इनकरिंग द फर्दर लायबिलिटी। रिस्ट्रिक्ट मतलब रोकना, इनकर मतलब इंकरेज करना, क्या अदर लायबिलिटी मतलब और लायबिलिटी को क्रिएट करने को नहीं देगा, मतलब और कर्जा लेने नहीं देगा, मतलब लोन लेने में उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको और लोन लेने को अलाउ नहीं करेगा, उसको लोन लेना अलाउ नहीं है। सो एज अ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर्स, मतलब वो बोलेगा इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर के जो इंटरेस्ट है, उनके जो अधिकार है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, कंपनी का लॉ ट्रिब्यूनल कंपनी को बोलेगा आप अदर लोन नहीं ले सकते, उनको लोन लेने को अलाउ नहीं करेगा। समझ में, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। तो कंपनी का लॉ ट्रिब्यूनल क्या करेगा, कंपनी का जो लॉ ट्रिब्यूनल है ऐसी कंपनी जिसके पास एसेट्स नहीं है ऐसी कंपनी को लोन लेने को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, उसका पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। अभी देखो कंपनी एक्ट के हमने सारे लॉ पढ़ेंगे नहीं, अगर इस लॉ में से कोई भी लॉ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रमोटर या कंपनी अगर ये लॉ को ब्रेक करते हैं, ब्रीच करते हैं, सो इफ द कंपनी फेल टू कॉम्प्लाई विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट, मतलब ये जो एक्ट है उसको फॉलो करने में उन्होंने क्या किया, मतलब फॉलो नहीं किया, देन कंपनी एंड इट्स ऑफिसर शैल बी लायबल टू पे द फाइन। फाइन मतलब ये जो पैसे का फाइन पे करेगा, और इम्प्रूवमेंट मतलब जेल हो जाएगी उसको, और बोथ प्रिस्क्राइब इन द एक्ट, या तो दोनों, फाइन भी लगेगा और उसको जेल भी हो जाएगी, उसको इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी। समझ में, इम्प्रूवमेंट मतलब जेल, और यहाँ पे फाइन मतलब मॉनिटरी पेनल्टी पे करना। ठीक है, ये हो गए अपने रूल्स फॉर द कंपनी एक्ट 2013, मतलब कंपनी एक्ट 2013 में डिवेंचर को इशू करने के क्या क्या रूल्स है। सो देयर आर द 9 रूल्स। उसके बाद सेकेंड है प्रोविजन एज पर द कंपनी शेयर्स कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014। ठीक है, कौन सा रूल्स है, प्रोविजन एज पर द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014, दूसरा वाला रूल्स। 3 रूल्स है। तो कंपनी का जो रूल्स है 2014, उसमें क्या लिखा, इफ द कंपनी इशू द सिक्योर डिवेंचर कंपनी मस्ट बी फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। देखो ये जो कंपनी का जो रूल्स 2014 ना, वो किसके लिए बच्चों, वो रूल्स है सिक्योर डिवेंचर से रिलेटेड। कौन से डिवेंचर, सिक्योर। तो सबसे पहला टेन्योर ऑफ सिक्योर डिवेंचर, अगर कंपनी जब सिक्योर डिवेंचर इशू करेगी उसके लिए कंपनी का जो रूल्स है 2014 बना है। कौन सा रूल बना है, कंपनी का जो रूल्स है 2014, वो रूल्स का नाम क्या है, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स। ठीक है, उसको फॉलो करना है। कब फॉलो करना है, जब डिवेंचर सिक्योर हो। सिक्योर डिवेंचर मतलब मालूम है ना, द डिवेंचर ऑन विच द एसेट्स आर मॉर्गेज, ऐसा डिवेंचर जिसके ऊपर क्या एसेट्स मॉर्गेज है, मतलब जब कंपनी क्या करती है, लोन देती है, कंपनी आपसे लोन लेती है, समझ में, आप पब्लिक से डिवेंचर इशू करती है और लोन लेती है, तो उस टाइम पे कंपनी कहते हैं अपनी एसेट्स उनको गिरवी रखती है, कंपनी अपने एसेट्स पब्लिक को गिरवी रखती है, उसको होते हैं सिक्योर डिवेंचर, मतलब सेफ डिवेंचर है। सो डिवेंचर ऑफ सिक्योर डिवेंचर्स टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, तो जो सिक्योर डिवेंचर है वो कितने पीरियड के लिए इशू कर सकते हैं। सो ऑल सिक्योर डिवेंचर शुड बी रिडीम विद इन द 10 ईयर्स, कितने साल के अंदर रिडीम करना है, 10 साल के अंदर, हाँ, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, मतलब इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, 10 ईयर्स, मतलब जब सिक्योर डिवेंचर हम पब्लिक को इशू करेंगे 10 साल के अंदर कंपनी ने डिवेंचर होल्डर का पब्लिक का पैसा वापस दे देना है। ठीक है, क्योंकि डिवेंचर कैसा कैपिटल होता है, रिडीमेबल कैपिटल होता है। ओनली सर्टेन कंपनी लाइक द कंपनी एंगेज द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अभी देखो जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो फैसिलिटी देने वाली कंपनी है। और कंपनी परमिट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ठीक है, उसने अगर किसी कंपनी को परमिट किया है, अलाउ किया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI कैन इशू द डिवेंचर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स बट नॉट एक्सीड 30 ईयर्स। ठीक है, तो जितनी भी कंपनी है वो 10 साल के लिए डिवेंचर इशू करेगी। मैक्सिमम डिवेंचर का टेन्योर 10 ईयर्स होगा। कौन से डिवेंचर का, सिक्योर डिवेंचर का मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा, 10 ईयर्स। लेकिन अगर वो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है, या फिर MCA ने अलाउ की हुई कंपनी है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, RBI की कंपनी है, वो क्या कर सकते, 10 साल से ज्यादा पीरियड के लिए डिवेंचर इशू कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 30 साल के लिए। सो मिनिमम पीरियड कितना है, 10 ईयर्स, मैक्सिमम पीरियड 30 ईयर्स। किसके लिए, द इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट एंड RBI, इसकी जो कंपनीज है उसका मैक्सिमम पीरियड 30 ईयर्स, मिनिमम 10, और बाकी सब कंपनी का मैक्सिमम पीरियड कितना है डिवेंचर का, 10 ईयर्स। ठीक है, उसका क्रिएट द चार्ज ऑन द एसेट्स। अभी हमने बोला सिक्योर डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर बच्चों कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करते हैं, ये रूल्स है। रूल्स 2014 में क्या लिखा है,
जितने भी सिक्योर डिवेंचर, सिक्योर तो उसी को बोलते हैं क्रिएट द चार्ज ऑन द, क्रिएट द चार्ज ऑन एसेट्स हमने टाइप्स ऑफ डिवेंचर में पढ़ाया था। क्रिएट द चार्ज ऑन एसेट्स का मतलब क्या आता है, एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर करना। सो कंपनी हैज टू क्रिएट द चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, सो कंपनी हैज टू क्रिएट द चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, सबके एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द चार्ज शुड बी एडुकेट कवर द एंटायर वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इशूड एंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन इट। देखो अभी मैं कंपनी है, मैं क्या रहा हूँ, पब्लिक को 1 लाख का डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितने के एसेट्स होने चाहिए, 1 लाख या उससे ज़्यादा के एसेट्स होने चाहिए, ताकि कल को तुम्हारा जो पैसा 1 लाख रुपया अगर मैं न दे सकूं तो मेरे एसेट्स को बेच के आप पैसा रिकवर कर सकते हो। तो मैं कौन से एसेट्स चार्ज करूंगा, गिरवी रखूंगा, मैं मेरे खुद के एसेट्स गिरवी रख सकता हूं कंपनी के, मेरी सब्सिडी कंपनी के रख सकता हूं और मेरी होल्डिंग कंपनी के एसेट्स गिरवी रख के आपसे लोन ले सकता हूं, चार्ज क्रिएट कर सकता हूं। और वो चार्ज टोटल आपके लोन के वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपका जो लोन वैल्यू है एडुकेटली कवर कर सके। तो ये लिखा है वैल्यू ऑफ द चार्ज शुड बी एडुकेट टू कवर द एंटायर वैल्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर मतलब लोन इशूड एंड इंटरेस्ट ऑन इट, और इंटरेस्ट को भी कवर कर सके। कल को अगर मैं इंटरेस्ट और प्लस डिवेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट भी न दे सकूं तो मेरी प्रॉपर्टी बेच के पब्लिक अपना पैसा रिकवर करेगी, पब्लिक मतलब डिवेंचर होल्डर। इफ गवर्नमेंट कंपनी इशू द सिक्योर डिवेंचर विच हैज अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दे डिड नॉट बी क्रिएट द एनी चार्ज ऑन द एसेट्स। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी ने अगर इशू किया है जिसकी गारंटी किसने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है, तो गवर्नमेंट ही गारंटी दे रही है, तो उस टाइम पे चार्ज आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कंपनी कुछ भी गिरवी नहीं रखेगी, अनसिक्योर्ड डिवेंचर भी इशू हो जाएगा क्योंकि उसकी गारंटी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गारंटी का मतलब रिपेमेंट की गारंटी होती है, समझ में। क्रिएट द चार्ज ऑन द एसेट्स मतलब ऑल द सिक्योर्ड डिवेंचर कैन बी सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करके वो सिक्योर होते हैं। सो चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय ओन, बाय सब्सिडरी, बाय होल्डिंग कंपनीज, दोनों के एसेट्स का चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज एडुकेट दैट इट कवर द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, दोनों को कवर कर सके, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गारंटी कंपनी नीड नॉट बी क्रिएट द चार्ज। उसका अपॉइंटमेंट डिवेंचर ट्रस्टी, फिर से अभी रूल्स बताया, सिक्योर डिवेंचर के टाइम पे डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना कंपलसरी है। बिफोर इशूइंग द प्रॉस्पेक्टस और ऑफर लेटर द कंपनी हैज अपॉइंट द डिवेंचर ट्रस्टी। देखो अगर हम सिक्योर डिवेंचर पब्लिक को इशू कर रहे हैं तो कंपनी का रूल्स क्या बताता है, पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस या ऑफर लेटर इशू करने से पहले हमको डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। देखो बाकी टाइम पे क्या बोला था, पहला रूल्स क्या था, 500 लोगों को अगर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। तो यहाँ पे क्या बताया, अगर सिक्योर डिवेंचर हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं तो पब्लिक को मतलब इन्विटेशन देने से पहले, प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले हमको डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। कंपनी हैज आल्सो बी एक्सिक्यूट द डिवेंचर ट्रस्ट डीड आइदर बिफोर और इशूइंग द प्रॉस्पेक्ट ऑफर लेटर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। और वो डिवेंचर को डिवेंचर ट्रस्टी का ट्रस्ट डीड बनाना है, कंपनी को कहना है ट्रस्ट डीड बनाना है। और ट्रस्ट डीड चाहे तो आप प्रॉस्पेक्ट इशू करने से भी पहले कर सकते हो या फिर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, या फिर अलॉटमेंट के 60 दिन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट डीड बना सकते हैं। द डीड कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय द कंपनी एंड ट्रस्टी। इसमें डीड में लिखा क्या होता है, कंपनी और ट्रस्टी के बीच का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखा होता है, ठीक है। कंपनी एग्रीड अपॉन बाय द कंपनी एंड द ट्रस्टी एंड टू क्लियरली स्टेट द रोल ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। उस ट्रस्ट डीड में क्लियरली लिखा है कि ट्रस्टी का क्या क्या रोल है, कौन से मैटर में इंटरफेयर करेगा। मतलब ट्रस्टी अपॉइंट क्या मतलब किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, जो मैटर बोला उसी मैटर पे वो इंटरफेयर करेगा, समझ में। सो अपॉइंटमेंट ट्रस्टी, इफ द कंपनी इशू द सिक्योर डिवेंचर दे शुड बी अपॉइंट द ट्रस्टी बिफोर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस टू द पब्लिक, ठीक है। क्रिएट द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यहाँ पे सेम बोला है। आगे सिक्योर डिवेंचर के लिए क्या करना है, डीआरआर, अभी मैंने बताया ना डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर मतलब प्रॉफिट में से पैसा जमा करना है, कल को उसका डिवेंचर का पैसा हम रीपे करें। कंपनी हैज टू क्रिएट द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिवेंचर। मतलब जो प्रॉफिट जो है अवेलेबल है पेमेंट ऑफ डिवेंचर, उस प्रॉफिट में से क्या करना है, मीन्स उसको डिवेंचर रिडम्पशन क्रिएट करना है, डीआरआर के लिए। कंपनी हैज टू मेंटेन द एटलीस्ट 25% ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इज डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कंपनी ने एटलीस्ट 25% अमाउंट डीआरआर में मेंटेन करना है। समझो अभी मैं 1 लाख का डिवेंचर रिडीम करने वाला हूँ, 1 लाख का डिवेंचर मैंने पब्लिक से सिक्योर डिवेंचर इशू किया है, तो 1 लाख का 25% कितना होता है, 25,000। तो कम से कम 25,000 तो मेरे पास प्रॉफिट जमा होना चाहिए डीआरआर में। किधर पे, डीआरआर मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में मेरे पास रिजर्व में 25,000 डीआरआर में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। सो वो कंपनी क्या करेगी, कंपनी हैज टू बी इन्वेस्ट और डिपॉजिट इट
ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ईच ईयर्स। और वो जो फंड हमने क्रिएट किया ना, सब जो 5 साल के बाद डिवेंचर रिडीम या 10 साल के बाद डिवेंचर रिडीम होंगे, तो हर साल में प्रॉफिट में से 15% अमाउंट, कितना अमाउंट, 15% अमाउंट प्रॉफिट में से मैं साइड में रखता हूँ। ठीक है, कब तक, 10 साल तक पैसे 15% अमाउंट में साइड में रखूंगा। और ये जो अमाउंट टोटल करते करते एटलीस्ट 25% ऑफ डिवेंचर होना चाहिए। प्रॉफिट तो कितना भी हो सकता है, उस प्रॉफिट का 15% साइड में रखूंगा मैं हर साल रखते रखते, और 25% तक तो कम से कम पहुंचना चाहिए 15% जमा करते करते प्रॉफिट का। तो ये जमा जब पैसा होगा तो हर साल मैं प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा निकालने वाला हूँ। तो पैसा निकाल के कहाँ पे रखूंगा मैं, ऐसे साइड में रखूंगा नहीं, उसको मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा ताकि उसके पर भी कमाऊँ मैं। ठीक है, अभी समझो मेरे पास प्रॉफिट हुआ 20,000 का 25% 4,000 होता है। 4,000 मैंने डीआरआर में डाल दिया, 4,000 किधर डाल दिया, डीआरआर में, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाल दिया। तो 4,000 रुपये अगर मैं ऐसे रखूंगा तो अर्न नहीं होगा, तो मैं पैसा कहीं पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो वही लिखा है, कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट द ऑनर बिफोर 30 अप्रैल ईच ईयर। हर साल 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होता है। अकाउंट क्लोज होने के एक महीने के अंदर, मतलब 30 अप्रैल तक आपको क्या करना है, वो पैसा इन्वेस्ट कर देना या कहीं पे डिपॉजिट कर देना जहां से इंटरेस्ट कमाना चालू हो जाए। एज अ सम नॉट लेस दैन 50% अमाउंट ऑफ इट्स डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। समझा, मतलब 31 मार्च के नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से आपको एटलीस्ट 15% अमाउंट डिवेंचर मैच्योरिटी तक क्या करना है, जमा करना है। मनी फ्रॉम द दिस अकाउंट इज यूज टू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और ये अकाउंट का जो पैसा हमने जमा किया 25% अमाउंट, वो उससे क्या करेंगे, डिवेंचर को ही हम रिडीम करेंगे। ठीक है, सो क्रिएट द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। यहाँ पे बच्चों वही बात बताया कि डिवेंचर कंपनी ने क्या करना है, हर साल के प्रॉफिट में से पैसा डीआरआर में ट्रांसफर करना है। और वो कितना ट्रांसफर करना है, एटलीस्ट 25% तो जमा करना है। और हर साल के प्रॉफिट से 15% क्या करना है, डिवेंचर मैच्योरिटी तक, 31 मार्च तक मैच्योरिटी होने तक वो पैसा क्या करना है, जमा करना है। प्रॉफिट में से 15% जमा करना है। ठीक है, और वो पैसा क्या करना है, जमा करके इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, 31 मार्च को आप पैसा क्रिएट करोगे और 30 अप्रैल, एक महीने के अंदर उसको क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा रूल्स कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा रूल्स। तीसरा रूल्स क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी। पहला हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013। दूसरा पढ़ा रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट, रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी रूल्स 2014। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट एज पर द सेबी फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर। मतलब सेबी के रूल्स, किसके रूल्स, सेबी के रूल्स पढ़ेंगे डिवेंचर को इशू करने के लिए। तो सेबी ने क्या बोला है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेबी का वही रूल्स है। सेबी का रूल्स क्या है, डिवेंचर इशू करने के लिए कंपनी तभी डिवेंचर पब्लिक को इशू करेगी जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कलेक्ट करेगी। तो होता क्या, देखो, सेबी इशूइंग एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी, मतलब जो डेब्ट सिक्योरिटी का जो रूल्स है 2008 है, और रेगुलेशन 12 स्टेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड बाय कंपनी। उस जो सेक्शन दिया ना 2008 का जो रूल्स है सेबी का, कौन सा रूल्स है, लिस्टिंग का रूल्स है और इश्यू ऑफ डिवेंचर का रूल्स है। उस रूल्स में 2008 का जो रूल्स है उसमें रूल्स नंबर 12, उसमें ऐसा लिखा है कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कलेक्ट करना है डिवेंचर को पब्लिक में इशू करने से पहले। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, मीन्स जब हम डिवेंचर के लिए अप्लाई करते हैं तो जैसे शेयर्स को अप्लाई करते हैं तो कितना परसेंट कलेक्ट करते हैं, एटलीस्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू। तो वैसे यहाँ पे भी मिनिमम अमाउंट होता है। वो मिनिमम अमाउंट क्या है, एज पर द सेबी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर द पब्लिक शेयर डिवेंचर 75% ऑफ बेस इशू साइज। मतलब अगर हम क्या करें, जितने शेयर पब्लिक इशू करें उसका 75% अमाउंट होना चाहिए। और बेस इशू शेयर कितना, 100 करोड़। इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, द एंटायर मनी रिसीव्ड शुड बी द रिफंडेड विद इन 12 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। जैसे वहां पे शेयर्स के टाइम पे तो देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कलेक्ट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, जितना भी एप्लीकेशन का पैसा उसको रिफंड करते हैं। तो वैसे यहाँ पे डिवेंचर भी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कलेक्ट नहीं होगा, दैट इज 75% ऑफ इशू साइज। जितने शेयर इशू किए उसका 75% अमाउंट क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। जैसे मैं 1 लाख का शेयर इशू कर रहा हूँ तो 75%, तो जैसे यहाँ पे बेस अमाउंट बोला 100 करोड़, उतना आपका कलेक्ट होना चाहिए। अगर वो कलेक्ट नहीं होता है सो इट शुड बी रिफंडेड विद इन द 12 days, मतलब 12 दिन के अंदर उसको रिफंड करना है। किसको, डिवेंचर को, उसका जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है उसको रिफंड कर देना है। 75 से कम कलेक्ट तो हुआ रहेगा ना, 75 तक कलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन 75 से कम तो कलेक्ट हुआ रहेगा। तो जितना कलेक्ट हुआ है उसको रिफंड कर देना है। कंपनी डिवेंचर इशू करने लायक नहीं है, इसका मतलब है, मतलब पब्लिक को कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने लोन नहीं दिया। 75% लोगों ने अगर दिया तो समझ जाना क्या है, कंपनी कर्जा लेने लायक है, उसको डिवेंचर इशू करने का राइट है। तो सेबी ने क्या बोला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सो कंपनी शुड बी कलेक्ट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 75% ऑफ द बेस इशू साइज। ठीक है, 75% उसे कलेक्ट करना है। अगर नहीं कलेक्ट कर पाए द मनी शुड बी रिफंडेड। ठीक है, उसका रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। कभी कभी देखो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है, अगर मैं 1 लाख का डिवेंचर पब्लिक को इशू कर रहा हूँ लेकिन
पब्लिक ने एप्लीकेशन किया 1,20,000 के लिए, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन किस में होता है, शेयर्स में, तो वैसे यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन किस में होता है, डिवेंचर में. सो कंपनी कैन रिटेन द ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू द मैक्सिमम 100% ऑफ बेस इशू साइज आउट ऑफ द एनी लोअर यूनिट एज स्पेसिफाइड इन द ऑफर लेटर और द लेटर ऑफ ऑफर और द प्रॉस्पेक्टस. देखो अभी हमने शेयर्स पढ़ते हुए बताया था, ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हम रिफंड कर देते हैं. जैसे मैं 1,00,000 का शेयर बेच रहा हूँ, लेकिन 1,20,000 के लिए एप्लीकेशन आया, तो 1,20,000 का जो पैसा हम रिफंड कर देंगे. 20,000 जो शेयर्स है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया, उसको हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे. सिर्फ 1,00,000 की शेयर इशू करेंगे. लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा आया है उसको हम क्या करेंगे, रिटेन करेंगे. कितना अपने पास ही रखेंगे, कितना परसेंट रखेंगे, 100% अपने पास ही रखेंगे. या फिर दूसरा कोई अमाउंट जो कंपनी के प्रॉस्पेक्टस, जब हमने प्रॉस्पेक्टस इशू करते वक्त जब हमने पब्लिक को क्या किया था, मिस इन्फॉर्म किया था प्रॉस्पेक्टस इशू करते, उसमें प्रॉस्पेक्टस लिखा रहेगा कि हम कितना अमाउंट ओवर सब्सक्रिप्शन का अपने पास रखेंगे, तो अमाउंट रख सकते हैं. ठीक है, तो या तो 100% ऑफ जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ उसका 100% अमाउंट आप अपने पास रखेंगे. समझ में? रिटेंशन मतलब अपने पास में रखना. तो कंपनी क्या करेगी, अगर शेयर डिवेंचर ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो ओवर सब्सक्राइब का कितना परसेंट पैसा रखेगी, 100% अमाउंट अपने पास रखेगी. ठीक है. उसका अंडर राइटिंग, देखो अंडर राइटिंग की जरूरत कब पड़ती है, जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है. अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, जैसे मैंने क्या बोला, 75% कम से कम 75% मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट होना चाहिए. अगर 75% कलेक्ट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, डिवेंचर का पैसा वापस दे देंगे, तो कंपनी डिवेंचर इशू नहीं कर पाएगी. तो वहां पे एक पर्सन होता है अंडर राइटर. अंडर राइटर क्या करता है, गारंटी देता है कि 75% तक पैसा मैं कलेक्ट करके दूंगा पब्लिक से. अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो वो खरीदेगा डिवेंचर. ठीक है, तो उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग. सो कंपनी में इंटर इन द अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विद द अंडर राइटर फॉर द इट्स पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर. मतलब पब्लिक को डिवेंचर इशू करने के लिए वो अंडर राइटर को अपॉइंट करता है. सो अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर मस्ट बी मेंशन इन द ऑफर लेटर एंड ऑफर लेटर ऑफ ऑफर और प्रॉस्पेक्टस. जो प्रॉस्पेक्टस हम पब्लिक को इशू करते हैं ना, जो प्रॉस्पेक्टस अभी हमने देखा था, प्रॉस्पेक्टस में ऑलरेडी लिखा आता है हमने XYZ को अंडर राइटर अपॉइंट किया है. अगर कल को समझो कंपनी पब्लिक ने क्या किया, पूरा शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, अंडर राइटर क्या करेगा, शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा, मतलब डिवेंचर को सब्सक्राइब करेगा. ठीक है. उसका लास्ट है क्रेडिट रेटिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है. जैसे देखो अभी कभी टीवी में ऐड देखते रहो, क्रेडिट स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करो और क्या करो, मीन्स फटाफट लोन ले लो, लोन बाजार है ना, ऐसा बोलते हैं. टीवी में ऐड वगैरह आता है, क्रेडिट रेटिंग मतलब रेटिंग. तो वैसे क्रेडिट स्कोर जैसे होता है वैसे क्रेडिट रेटिंग होती है. मतलब अभी आप पब्लिक जो है कंपनी को लोन दे रही है, लेकिन कल कंपनी ऑलरेडी कर्जे में डूबी होगी और हमने कंपनी को डिवेंचर खरीदा, मतलब कंपनी को लोन दिया, तो हमारा पैसा भी डूब जाएगा. तो इसके लिए कंपनी का जो सेबी है उसने क्या बोला है कि कंपनी को अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करना है. मतलब उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो चेक करना है, मतलब रेटिंग चेक करना है कि कंपनी की कर्जा लेने की पावर क्या है. जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अलग अलग, जैसे क्रिसिल, केयर, ऐसे अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. तो कंपनी पब्लिक को डिवेंचर इशू करने से पहले अपने जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स है, मतलब उसके एसेट्स, उसका लोन, हर चीज को चेक करेगी. उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है, कंपनी में आती है बच्चों, कंपनी में आके क्या करेगी, जितने भी एसेट्स उसको चेक करेगी और उसके लोन को चेक करेगी. समझो उसके पास एसेट्स है 1,00,000 के और उसके ऊपर लोन है 1,20,000, तो कर्जा लेने की पावर रहेगी क्या है, नहीं ले सकते लोन. ठीक है, कंपनी लोन नहीं ले सकती क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी इतना कर्जा है, एसेट्स है ही नहीं उसके पास. लेकिन उसके पास एसेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कर्जा नहीं है, तो कंपनी का पास कर्जा लेने की पावर है क्योंकि एसेट्स को गिरवी रख के ही कर्जा लेते हैं. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करेगी, इस तरह से एसेट्स को चेक करेगी, चेक करके उसको रेटिंग देगी. देखो यहाँ पे रेटिंग दिख रहा है कि नहीं, AAA मतलब हाईएस्ट सेफ्टी, मतलब जिस कंपनी को AAA का रेटिंग मिला है मतलब वहां पे सेफ्टी ज्यादा है. AA मिला है हाई सेफ्टी, A मिला है एडुकेट सेफ्टी, BB मिला है मतलब माइनर है, मतलब ज्यादा मीन्स सेफ्टी कम है, थोड़ा कम है, मीन्स यहाँ पे इन एडुकेट सेफ्टी मतलब उसके पास एसेट्स है ही नहीं. B बोला तो हाई रिस्क, C बोला तो सब्सटेंशियल रिस्क, और D मतलब डिफॉल्टर, मतलब ऐसी कंपनी उसमें आपको लोन देना ही नहीं है. तो देखो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से रेटिंग देते हैं. ठीक है, ये जो BBB है वो सेफ नहीं है, नॉट सेफ है. सो सेबी सिक्योरिटाइजेशन बोर्ड ऑफ इंडिया इशू कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन एक्ट 2018 स्टेट दैट कंपनी शुड बी गेट द रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम इशू द डिवेंचर. जब भी कंपनी पब्लिक को डिवेंचर इशू करेगी उसके पहले ये जो रेटिंग है अपने एसेट्स की रेटिंग ले लेनी है उससे पब्लिक, और वो रेटिंग प्रॉस्पेक्टस में लिखनी है, AAA मिला है, AA मिला है, A मिला है. ठीक है, तो उस रेटिंग के हिसाब से हमको मालूम पड़ जाता है कि इस कंपनी में लोन लेना है, डिवेंचर खरीदना है कि नहीं करना. अभी किसी कंपनी में AAA का रेटिंग मिला रहेगा, मतलब आपको बहुत सेफ्टी, आपका पैसा सेफ है, तो आप वहाँ पे जरूर डिवेंचर परचेस करोगे. सो एज पर द सेबी एंड कंपनी मेकिंग पब्लिक इशू
As per SEBI, company making the public issue or the right issue of convertible debenture must obtain the credit rating from one or more credit rating agency. The rating should be mentioned on the offer letter, letter of offer or the prospectus. ऑफर लेटर मतलब वही प्रॉस्पेक्टस, उसमें क्या है रेटिंग मेंशन होना चाहिए. ठीक है बच्चों. सो दिस आर द मीन्स रूल्स रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ अ डिवेंचर्स. तो डिवेंचर से रिलेटेड रूल्स है. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. थैंक यू बच्चों.